हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए याचना मुथा भूरट हम कर रहे थे जीएसटी का क्विक रिवीजन फ्रॉम द समरी बुक। ये समरी बुक आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट से www.icaleague.com। सो असेसमेंट ऑन ऑडिट अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। असेसमेंट ऑडिट से रिलेटेड, असेसमेंट से रिलेटेड पढ़ते हैं कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं। देखो जनरली तो क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट होता है। सेल्फ असेसमेंट मतलब आपको खुद करनी है आपकी लायबिलिटी असेस और पे करना है टैक्सेस। आप जो हर महीने करते हो, रिटर्न भरते हो सेल्फ असेसमेंट करके, वो आप असेस करते हो, लायबिलिटी पे करते हो, दैट इज व्हाट सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट वो होता है। सो अ रजिस्टर्ड पर्सन में असेस हिज टैक्स लायबिलिटी इन टू डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस वारंटिंग सच असेसमेंट। One could be provisional assessment, another could be self assessment. Provisional assessment आप कब करोगे? जब टैक्सेबल पर्सन डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है क्या, या तो वैल्यू या तो रेट। So where the taxable person is unable to determine the value or the rate of tax applicable to goods or services both to be supplied by him, जिस केस में वो वैल्यू या रेट या दोनों भी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में बेटा असेसमेंट कैसे होगा? उस केस में बेटा असेसमेंट होगा प्रोविजनल असेसमेंट। बाकी सारे केसेस में असेसमेंट कैसे होगा? सेल्फ असेसमेंट। सारे केसेस में सेल्फ असेसमेंट। For this, taxable person shall furnish an application along with documents in support of his request. उसे कुछ documents वगैरह सबमिट करने रहेंगे। The proper officer, after calling for additional information and documents if required, issue an order indicating. Additional information वगैरह बुलाएगा ऑफिसर और उसके बाद क्या करेगा? वो ऑर्डर इशू करेगा किससे रिगार्डिंग? Issue an order indicating therein value or rate or both on the basis of which assessment is to be allowed on provisional basis. ऑफिसर उसे बताएगा कि अच्छा ठीक है, ये वैल्यू अडॉप्ट कर लो या ये रेट आप यहाँ पे ले सकते हो। अमाउंट फॉर विच द बॉन्ड इज टू बी एग्जीक्यूटेड एंड सिक्योरिटी टू बी फर्निश्ड। आप प्रोविजनल असेसमेंट के लिए ऑफिसर के पास जाते हो, आपने ऑफिसर को एप्लीकेशन की, डॉक्यूमेंट्स दिया, आपने ऑफिसर को बोला कि यार आप मेरे को प्रोविजनल असेसमेंट करके दो, मुझे वैल्यू नहीं समझ में आ रही या रेट क्या लूँ वो नहीं समझ में आ रहा। तो ऑफिसर ने बोला ठीक है ओके मैं डिटरमाइन करता हूँ। ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स बुलाएगा, डिटरमाइन करेगा, आपको वैल्यू बताएगा या रेट बताएगा या दोनों भी चाहिए तो दोनों भी बताएगा और आपको बताएगा कि भाई इतने अमाउंट का बॉन्ड या सिक्योरिटी यहाँ पे आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, तो वो बॉन्ड आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। और असेसमेंट कौन कौन से टाइप के होते हैं ये तो देखो, ये जो टैक्सेबल पर्सन करवाएगा अपना प्रोविजनल असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट। देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ असेसमेंट विच विल बी कंडक्टेड बाय टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज आपका स्क्रूटनी असेसमेंट कर सकती है, सब हम अभी थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकती है, समरी असेसमेंट कर सकती है। स्क्रूटनी असेसमेंट कब होगा? To make the assessment on selective basis of taxable person who have filed return under section 39. Selective basis पे गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई स्क्रूटनी रिटर्न जैसे 4000 रिटर्न है तो उन्होंने कोई क्राइटेरिया लिया, कुछ 500 रिटर्न सेलेक्ट किए, कुछ 5 रिटर्न सेलेक्ट किया और उनका स्क्रूटनी असेसमेंट किया। ठीक है, कुछ डिफॉल्ट मिला तो वो आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज क्लोज करेंगे। तो स्क्रूटनी असेसमेंट आप सबको पता है। देन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 और अंडर सेक्शन 45 रिगार्डिंग फाइनल रिटर्न। मतलब नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न मतलब रजिस्टर्ड पर्सन है बट रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है। रजिस्टर्ड पर्सन है बट रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, ऑफिसर ने उसे बोल दिया फिर भी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, तो ऑफिसर क्या करेगा? फिर उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। या अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू पे टैक्स। भाई आप टैक्सेबल पर्सन हो बट आप अनरजिस्टर्ड हो, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था जीएसटी में पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला? उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि भाई यू आर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। Then there is a concept of summary assessment to protect the interest of revenue when the proper officer has evidence that a taxable person has incurred a liability to pay tax under this act and the proper officer has sufficient ground to believe that delay in processing that attempt may adversely affect। उस केस में summary assessment भी हो सकता है। ऑफिसर को लग रहा है कि आप भागने वाले हो और जरूरी है, ऑफिसर के पास एविडेंस है कि आपकी लायबिलिटी टू पे टैक्स है और ऑफिसर को लग रहा है कि भाई डिले नहीं कर सकते, उस केस में एक समरी असेसमेंट कंसेप्ट भी होता है। तो ये सब हम डिटेल में देखते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा क्या, लास्ट पेज में हमने देखा था एक सेल्फ असेसमेंट, वो किसको करना है? रजिस्टर्ड पर्सन को। सो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल हिमसेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी एंड फर्निश अ रिटर्न व्हिच इज कॉल्ड एज सेल्फ असेसमेंट। देन देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। कब होता है? जब या तो आप वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो या रेट ऑफ टैक्स आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, उस केस में बेटा क्या होता है? उस केस में बेटा प्रोविजनल असेसमेंट होता है। पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड ऑन अ रिक्वेस्ट मेड। आपने रिक्वेस्ट करी, उस केस में प्रोविजनल बेसिस पे आपका हो सकता है असेसमेंट। ऑर्डर फॉर प्रोविजनल असेसमेंट विद इन 90 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। आपने एप्लीकेशन दी, उसके 90 डेज के अंदर ऑफिसर आपको ऑर्डर देगा किसका? प्रोविजनल असेसमेंट का। फाइनल असेसमेंट, टाइम लिमिट इज 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। कितना है उसका टाइम लिमिट? 6 months।
फाइनल असेसमेंट पहले 90 डेज किसके लिए, आपको प्रोविजनल असेसमेंट की भी, ठीक है, प्रोविजनली इस रेट से टैक्स पे कर ले, प्रोविजनली ये वैल्यू अडॉप्ट कर ले। व्हाट इज फाइनल असेसमेंट बेटा, 6 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, आपका प्रोविजनल असेसमेंट का जो ऑर्डर दिया उसके 6 महीने के अंदर अंदर ऑफिसर को आपका असेसमेंट फाइनल करना है, आपकी वैल्यू फाइनलाइज करनी है, आपका रेट फाइनलाइज करना है। फर्दर एक्सटेंशन है, हाँ जी है, अगर ज्वाइंट या एडिशनल कमिश्नर करता है तो 6 मंथ्स का फर्दर है एंड 4 ईयर्स का कमिश्नर कर सकता है। तो इन ऑल देखो प्रोविजनल असेसमेंट कितने दिन में फाइनल हो सकता है बेटा, 5 ईयर्स में। फर्स्ट 6 मंथ्स जो है पहले आपको फाइनल असेसमेंट करने का टाइम दिया, जो ऑफिसर है प्रॉपर ऑफिसर उसको, प्लस 6 मंथ्स का एक्सटेंशन, ज्वाइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर यहाँ पे दे सकते हैं उसका एक्सटेंशन। देन उसके बाद 4 ईयर्स का एक्सटेंशन कौन दे सकता है, उसके बाद के 4 ईयर्स का एक्सटेंशन दे सकता है यहाँ पे कमिश्नर। तो इन ऑल टोटल क्या है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के टाइम पीरियड के अंदर अंदर प्रोविजनल असेसमेंट को फाइनलाइज किया जा सकता है। मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रोविजनल असेसमेंट की क्या रहेगी, 5 ईयर्स। अगर शॉर्ट पेमेंट किया है, कब आपने प्रोविजनल असेसमेंट के टाइम शॉर्ट पेमेंट किया, फाइनल असेस लायबिलिटी आपकी ज्यादा आई, तो क्या आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हाँ जी करना पड़ेगा। रेट क्या है मैम, 18%। कब से, फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, जो आपका एक्चुअल ड्यू डेट था वहां से लेकर के आपको जब आप पेमेंट करते हो तब तक के का पेमेंट करना है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। और अगर एक्सेस पे किया है तो आपको रिफंड मिलेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। रेट क्या रहेगा आपका 6%। बट कब से, जब गवर्नमेंट को इंटरेस्ट लेना है तो 18%, कब से, ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से टिल द डेट ऑफ पेमेंट। जब इंटरेस्ट देना है तो रेट क्या रहेगा बेटा 6%। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ व्हाट 60 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ पेमेंट। आफ्टर द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पे क्या रहेगा 6% रहेगा रेट, 6% रेट यहाँ पे रहेगा। देन स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न, ये किस चीज से रहेगा, सेल्फ असेसमेंट देखा, प्रोविजनल असेसमेंट देखा, प्रोविजनल असेसमेंट का यहाँ पे 6% रेट। जब आपको गवर्नमेंट को रिफंड देना रहेगा तो रेट क्या रहेगा 6%। कब, 60 दिन खत्म होने के बाद में, एप्लीकेशन आने के टिल द डेट ऑफ पेमेंट। देन स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स, हम जो देख रहे थे यहाँ पे स्क्रूटिनी देखा था हमने, कब देख करते हैं हम स्क्रूटिनी, सिलेक्टिव बेसिस पे टैक्सेबल पर्सन की स्क्रूटिनी रिटर्न्स की जाती है। स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स, इन ऑर्डर टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ रिटर्न द प्रॉपर ऑफिसर में एग्जामिन रिटर्न एंड सीक एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे अगर आपकी वेरीफाई करनी क्या, रिटर्न की एक्यूरेसी, इन ऑर्डर टू वेरीफाई व्हाट एक्यूरेसी ऑफ रिटर्न एंड द प्रॉपर ऑफिसर में एग्जामिन द रिटर्न एंड सीक एक्सप्लेनेशन। इफ नो एक्सप्लेनेशन इज ऑफर्ड इज एक्सेप्टेबल, नो फर्दर एक्शन। अगर आपका कोई एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। बट इफ नो एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन इज ऑफर्ड, या कोई स्क्रूटिनी रिटर्न, इन ऑर्डर टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ रिटर्न, प्रॉपर ऑफिसर आपका एग्जामिन कर सकता है रिटर्न। एक्सप्लेनेशन बराबर है तो कोई फर्दर एक्शन नहीं होंगे, बट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल बराबर नहीं है तो फिर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, इनमें से कोई भी सेक्शन 65, 66 जो भी हैं आपके, 67, 73, 74 में कर सकता है एक्शन जो भी आगे हैं। क्या एक्शन है इन सेक्शंस के अंदर, या तो आपका वो ऑडिट कंडक्ट करेगा, या किसी को डायरेक्ट करेगा स्पेशल ऑडिट के सीए को, सीएमए को, या अंडरटेक करेगा प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, या कोई और प्रोसीडिंग्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। इसमें से वो कोई भी चीजें कर सकता है फर्दर एक्शन में। ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग व्हाट बेटा, दिस इज रिगार्डिंग स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। इसके बाद असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, मतलब आप रजिस्टर्ड हो और आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, आप रजिस्टर्ड हो, आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो। सो इफ रिटर्न इज नॉट फर्निश्ड इवन आफ्टर द सर्विस ऑफ नोटिस, proper officer shall assess the liability within a period of 5 years from the date specified for furnishing of annual return. आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, ऑफिसर ने आपको नोटिस भेजा, उसके बाद भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो ऑफिसर फिर क्या करेगा भाई, आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। क्या टाइम लिमिट है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की, जो भी आपकी ड्यू डेट फर्निशिंग रिटर्न है, जो भी, फॉर एग्जांपल रिटर्न फर्निश कब करना होता है, एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर ऑफ द सक्सीडिंग ईयर, तो 18-19 का आपको रिटर्न कब फाइल करना चाहिए था, 31 दिसंबर 2019 को एनुअल रिटर्न। यहां से 5 ईयर्स, यहां से फ्रॉम दिस 31/12/2019 आप 5 ईयर्स ऐड कर लोगे। 5 ईयर्स के अंदर अंदर आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है ऑफिसर। नॉन फाइलर्स की बात हो रही है, नॉन फाइलर्स की। और क्या विड्रॉल पॉसिबल है इसके असेसमेंट ऑर्डर का, यहाँ जी, if the registered person furnishes valid return within 30 days of the service of notice, service of assessment order, but interest at the rate of 18% of payment of late fee 100 per day subject to maximum of 5000 shall continue। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या चीज है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने क्या किया, ऑफिसर ने नोटिस एओ दिया, ऑर्डर दिया और उसने 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया, तो ऑफिसर अपना असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ भी कर सकता है, बट इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको, लेट फीस जो है वो पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना 18%, लेट फीस कितनी 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम कितनी 5000 तक की पे करना पड़ेगा। देन असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन,
अभी तक के हमने किसका देखा, असेसमेंट रजिस्टर्ड पर्सन का बट नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। जो अनरजिस्टर्ड है, जो टैक्सेबल है, यार रिटर्न भरना चाहिए था तेरे को, टैक्स पे करना चाहिए था, तूने नहीं किया, उस केस में क्या होगा, so the taxable person who fails to obtain registration or whose registration has been cancelled, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं ऑब्टेन किया या जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, प्रॉपर ऑफिसर टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट में इशू असेसमेंट ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 44। तो यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन नहीं किया या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, आप अनरजिस्टर्ड हो गए, बट आपको उसके ऑफिसर क्या आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। उसके ऑर्डर की कोई टाइम लिमिट है? हाँ जी है। कितनी है? 5 years। 5 years जो भी ड्यू डेट आपकी फर्निशिंग ऑफ रिटर्न है वहां से 5 years आपकी ड्यू डेट है, ठीक है। सो दिस वाज असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। नेक्स्ट, समरी असेसमेंट। किसी किसी केसेस में समरी असेसमेंट होता है। यहाँ जहां हमने लास्ट में देखा था समरी असेसमेंट कब होता है, जब ऑफिसर के पास एविडेंस है कि आपने लायबिलिटी इनकर करी है और डिले इन पासिंग असेसमेंट ऑर्डर में एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। उस केस में कौन सा असेसमेंट हो सकता है बेटा? उस केस में समरी असेसमेंट होगा। समरी असेसमेंट के पॉइंट्स देखेंगे। प्रॉपर ऑफिसर में इशू एन असेसमेंट ऑर्डर इम्पोजिंग टैक्स लायबिलिटी ऑन अ पर्सन बेस्ड ऑन एनी एविडेंस शोइंग अ टैक्स लायबिलिटी। If a person to whom liability pertains is not ascertainable, the person in charge of goods shall be assessed. If the order is erroneous, proper officer may withdraw such order and follow the procedure laid down in 73-74. तो summary assessment कब कर सकते हो आप? हमने देखा प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है? इशू कर सकता है असेसमेंट ऑर्डर इम्पोजिंग टैक्स लायबिलिटी बेस्ड ऑन एविडेंस शोइंग लायबिलिटी फॉर पर्सन टू हुम द लायबिलिटी वो नहीं मिल रहा है, तो जो पर्सन इंचार्ज गुड्स के केस में, अगर पर्सन जिसको लायबिलिटी इंपोज करनी है वो नहीं मिल रहा है, तो गुड्स के केस में जो पर्सन इंचार्ज रहेगा व्हीकल का, फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर है या जो भी है, उसे कास्ट की जाएगी लायबिलिटी से। अगर ऑर्डर एरोनियस है तो प्रॉपर ऑफिसर के पास विड्रॉल का पावर है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है कि भाई किस किस केस में यहाँ पे आपकी जो असेसमेंट्स हैं, हमने जो डिफरेंट टाइप के असेसमेंट्स देखे विड्रॉ हो सकते हैं। तो दो केसेस में हमने देखे विड्रॉल पॉसिबल है, एक तो समरी असेसमेंट का विड्रॉल पॉसिबल है और सेकंड हमने देखा था यहाँ पे जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ था असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स, उस केस में विड्रॉल ऑफ असेसमेंट पॉसिबल है। ये दो असेसमेंट्स। बाकी हमने कौन कौन से असेसमेंट देखे? सेल्फ असेसमेंट देखा, प्रोविजनल असेसमेंट देखा, सेल्फ असेसमेंट देखा, प्रोविजनल असेसमेंट देखा, स्क्रूटनी असेसमेंट देखा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स देखा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन देखा एंड समरी असेसमेंट देखा। तो यहाँ पे समरी असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स का विड्रॉल भी पॉसिबल है असेसमेंट ऑर्डर का। नाउ ऑडिट के प्रोविजंस देखेंगे। यहाँ पे ऑडिट कौन कर सकता है? या तो टैक्स अथॉरिटीज कर सकती है, या स्पेशल ऑडिट कौन कर सकता है? सीए सीएमए को अपॉइंट किया जा सकता है। आपको अगर याद हो या आपने देखा हो आपके ऑफिस में सर्विस टैक्स के टाइम पे भी ऐसे होता था, टैक्स अथॉरिटीज आती थी, डिपार्टमेंट वाले आते थे ऑडिट करने के लिए। सो यहाँ पे कमिश्नर में और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम में अंडरटेक ऑडिट ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन। ऑडिट कब कहाँ कंडक्ट किया जाएगा? ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा प्लेस ऑफ बिजनेस पे या ऑफिस में किया जाएगा। एटलीस्ट 15 दिन की नोटिस, मतलब ऑफिसर आएगा वो बोलेगा भाई हम इस पीरियड का आपको ऑडिट करने के लिए आ रहे हैं, आपको 15 डेज पहले नोटिस दे देगा। क्यों टाइम लिमिट दिया जाता है? ताकि आप प्रिपेयर कर सको, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करनी है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ऑडिट के लिए आप उसे कंपाइल कर सको। टाइम पीरियड 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑडिट, एक्सटेंशन ऑफ 6 months, यहाँ नॉट एक्सीडिंग 6 months। तो यहाँ पे आपको ऑडिट कंप्लीट करने का टाइम दिया हुआ है। ऑन कंक्लूजन द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट फाइंडिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। रिजल्ट होता है डिमांड में, तो फिर उसका रिकवरी होगा 73-74 के हिसाब से। जो भी डिमांड के चैप्टर में ये 73-74 अभी हम पढ़ेंगे। तो दिस इज रिगार्डिंग वो टैक्स अथॉरिटीज आपके यहाँ पे ऑडिट कर सकती है आकर के, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज। और ऑडिट कौन कर सकता है? स्पेशल ऑडिट एट एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। अगर असिस्टेंट कमिश्नर को ऐसा लगता है कि वैल्यू बराबर नहीं बताई है या क्रेडिट बिल्कुल टाइम बराबर नहीं लिया है, तो वो किसको नॉमिनेट कर सकता है? वो सीए या सीएमए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट को नॉमिनेट कर सकता है। और टाइम पीरियड क्या है ऑडिट कंप्लीट करने का? 90 डेज में कंप्लीट करना है आपको ऑडिट। 90 डेज, फर्दर एक्सटेंशन 90 डेज का और दिया जा सकता है। ऑडिट विल बी कंडक्टेड इवन इफ द अकाउंट्स हैज ऑलरेडी बीन ऑडिटेड। अगर ऑडिट हो गया तो भी ऑफिसर को ऐसा लगता है नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, इन दैट केस ही कैन डायरेक्ट फॉर द स्पेशल ऑडिट बाय सीए और सीएमए। और इफ इट रिजल्ट्स इन डिमांड ऑफ टैक्स देन इट शुड बी रिकवर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ व्हाट 73-74 के प्रोविजंस के हिसाब से इसका रिकवरी होगा। तो यहाँ पे ऑडिट हो सकता है टैक्स अथॉरिटीज का या स्पेशल ऑडिट का। सो नाउ ये बेटा ऑडिट के प्रोविजंस हुए हमारे। अब इसके बाद में कुछ सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज। बेटा जो टैक्स अथॉरिटीज आपका ऑडिट कर रही है, क्या वो पूरे साल का करना जरूरी है? नहीं, इट कैन बी कंडक्टेड फॉर अ फाइनेंशियल ईयर और पार्ट ऑफ अ ईयर और मल्टीपल्स देयरऑफ, कितने भी मल्टीपल में किया जा सकता है। देन
समरी ऑफ वेरियस असेसमेंट ऑर्डर्स, जो अलग अलग असेसमेंट ऑडिटर ऑर्डर यहाँ पे आपका ऑफिसर निकालेगा, उसको क्या करना है, अपलोड करना है बेटा, पोर्टल में अपलोड करना है। एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है पोर्टल में, उसमें उसको अलग अलग जो आपके जो भी असेसमेंट ऑर्डर्स है उसकी समरी ऑफ असेसमेंट ऑर्डर अपलोड करना है, इजी है। देन CBIC is issued following guidelines to ensure uniformity in implementation of provision of law in relation to non-filers of return। आपको याद है हमने यहाँ पढ़ा था नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न के प्रोविजन, अगर आपको याद हो तो ये असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, यहाँ पे हमने समझा था नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करी है, एसओपी लेके आ गई है कि भाई जो जिन लोगों ने भी यहाँ पे रिटर्न फाइल नहीं किए उनके लिए यहाँ पे एक गवर्नमेंट ने क्या लेकर आई है बेटा, एसओपी लेकर के आई है। फटाफट देखेंगे, बहुत सिंपल सी एसओपी है। क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा, जितने भी यहाँ पे टैक्स पेयर्स है उनको क्या जाएगा, एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज जाएगा, ऑल सिस्टम जनरेटेड मैसेज टू बी सेंड टू ऑल हुम रजिस्टर्ड पर्सन, ड्यू डेट 20 तारीख की है तो उसके 3 दिन पहले सभी लोगों को एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज जाएगा याद दिलाने के लिए कि भाई रिटर्न की ड्यू डेट आ रही है, आपने रिटर्न भरना है। उसके बाद ड्यू डेट जब खत्म हो गई उसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड मेल या मैसेज जाएगा, किसको जाएगा, अब जाएगा डिफॉल्टर्स को। डिफॉल्टर्स मतलब जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया, उनके पास क्या जाएगा बेटा, एक सिस्टम जनरेटेड मेल या मैसेज जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया इस पीरियड का। और वो मेल या मैसेज किस किस को जाएगा, एक तो ऑथराइज सिग्नेटरी को भी जाएगा और प्रोपराइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, कर्ता जो भी रहेंगे उन्हें भी एक जाएगा मैसेज। कब जाएगा ये बेटा, आपके ड्यू डेट खत्म हो गई उसके बाद यहाँ पे उन्हें 5 दिन दिया जाएगा। 5 दिन के अंदर भी उन्होंने भर दिया तो ठीक है, नहीं तो नोटिस जो 46 के अंडर की है वो इलेक्ट्रॉनिकली इश्यू कर दी जाएगी सारे डिफॉल्टर्स को और उन्हें बोला जाएगा कि ठीक है अब आप 15 दिन का समय दिया गया, आप रिटर्न अभी भी 15 दिन में फाइल कर दो। अब फाइल कर दिया तो ठीक है, अभी 15 दिन में भी फाइल नहीं किया तो फिर अब रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद इन 15 डेज, द प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसेस may proceed to assess the tax liability of defaulter to the best of his judgment, taking into account all relevant material which is available or which he has gathered and would issue assessment order। तो बेटा क्या करेगा यहाँ पे आपका ऑफिसर कुछ नहीं करेगा मैम, इसके बाद तो ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। किस चीज के बेसिस में, जो भी मटेरियल उसके पास है, जो भी उसने गैदर किया है, और वो क्या बनाएगा बेटा, एक असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा जो कि वो इशू कर देगा। समरी ऑफ सच ऑर्डर ऑब्वियसली पोर्टल में वो अपलोड करेगा। अब वो ये जब टैक्स लाइबिलिटी ऑफिसर असेस कर रहा है बेटा तो उसमें उसने क्या क्या चीजें लेनी है, तो मेन 4 चीजें यहाँ पे वो क्या लेगा, फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 62 द ऑफिसर में टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग, व्हाट डिटेल्स ऑफ व्हाट, आउटवर्ड सप्लाई, जो GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल है उसको वो देखेगा। उसके बाद इनवर्ड सप्लाई की डिटेल जो आपकी ऑटो पॉपुलेट होती है किसमें, 2A में, उसे आप वो देखेगा। इंफॉर्मेशन जो ई-वे बिल से अवेलेबल है वो देखेगा, और कोई और अदर इंफॉर्मेशन है इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन के अंदर भी अगर उसके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है तो ये सारी चीजें क्या करेगा बेटा, वो ये सारी चीजें ही विल टेक इनटू अकाउंट ऑल दीज थिंग्स फॉर व्हाट, फॉर असेसमेंट ऑफ हिज टैक्स लाइबिलिटी। अब क्या हुआ, उसने असेसमेंट किया, टैक्स लाइबिलिटी का असेसमेंट ऑर्डर पास किया। उसके बाद क्या किया, डिफॉल्टर ने बोला कि नहीं यार एक काम करता हूं मैं रिटर्न फाइल कर देता हूं। उसने 30 डेज ऑफ असेसमेंट ऑफ ऑर्डर यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, रिटर्न फाइल कर दिया, वैलिड रिटर्न फाइल कर दिया। तो जो उसका असेसमेंट ऑर्डर था बेटा वो क्या हो जाएगा, ऑफिसर का असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगा। ये हमने देखा था वैसे भी। अब ये क्या है, वो सेक्शन 62 के लिए यहाँ पे ये एसओपी आ गई है। ये यहाँ पे जो था बेटा ये क्या था, ये सेक्शन 62 था, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। इसके लिए अब एक एसओपी आ गई है। एसओपी गवर्नमेंट ने क्यों लाई, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, उन सभी के केस में एक सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर दिया, आपने रिटर्न फाइल कर दिया, 30 दिन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो 30 दिन के अंदर अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी डीम्ड टू बी विड्रॉन। इफ द रिटर्न रिमेन्स अनफर्निश्ड, बट आपने रिटर्न फाइल नहीं किया और 30 डेज भी चलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, तो फिर ऑफिसर क्या करेगा, इनिशिएट करेगा प्रोसीडिंग बेटा 78, 79 में, मतलब कि रिकवरी ऑफ टैक्स के प्रोसीडिंग जो सेक्शंस है वो इन्वोक हो जाएंगे। In some cases, commissioner may resort to provisional attachment to protect revenue under section 83 of CGST Act before issuance of assessment order under section 62। assessment order issue करने के पहले बेटा, assessment order issue करने के पहले किसी जगह पे ऑफिसर क्या बोलेगा कि भाई यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी जो है अटैच करनी जरूरी है, प्रोविजनल अटैचमेंट जरूरी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ऑफिसर को लगता है कि रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए वो जरूरी है, तो वो ये कर सकता है। देन
Further, PO would initiate action under section 29 for cancellation of registration in case where return has not been furnished for the period specified in section 29. और यहाँ पे क्या हो सकता है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के केस में आपको फाइनल रिटर्न सेक्शन 45 के अंडर वाला फाइल करना है, वो आपने फाइल नहीं किया तो उस केस में ऑफिसर क्या कर सकता है, आपका वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है बेटा, आपका वो रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। ठीक है, यहाँ ये कौन से दो देखो सेक्शन, ये जो है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, इसमें बेटा दो चीजें होती है, एक तो आपने रिटर्न फाइल नहीं किया सेक्शन 39 वाला जो आपको लगता है, या 45 वाला फाइनल रिटर्न कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आपने ये नहीं किया तो यहाँ पे आपका सेक्शन 62 इन्वोक होता है और उस केस में आपका असेसमेंट ऑफिसर करता है, असेसमेंट का टाइम भी दिया हुआ था 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न, एनुअल रिटर्न। ठीक है, तो अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए था 39 का या 45 का, और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, एक तो वो एसओपी फॉलो होगी, एक तो वो पूरी एसओपी फॉलो होगी, फिर असेसमेंट ऑर्डर वो देगा, जैसे कि उसने 30 डेज के अंदर अंदर आपने वैलिड रिटर्न फाइल कर दिया तो उसका असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगा, और नहीं किया तो उस केस में वो क्या करेगा बेटा, यहाँ पे आपके रिकवरी के सेक्शंस इन्वोक हो जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, आप अगर ध्यान दो तो ये सेक्शन 62 है, ये कब लगता है बेटा, ये तभी लगता है मैम जब सेक्शन 39 या 45 के हिसाब से रिटर्न फाइल करना था, रजिस्टर्ड पर्सन ने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो उस केस में ऑफिसर क्या करेगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। क्या टाइम लिमिट दी हुई है, 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 44। और क्या वो असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ हो सकता है, हाँ हो सकता है। कब हो सकता है कि अगर जो असेसमेंट ऑर्डर उसने निकाला उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपने वैलिड रिटर्न फाइल कर दिया है तो। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसकी एसओपी दी, एसओपी में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक सेकंड में रिवाइज करेंगे, यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड मैसेज यहाँ पे किसको जाएगा बेटा, सभी लोगों को जाएगा, सारे रजिस्टर्ड पर्सन को रिटर्न के ड्यू डेट के 3 दिन पहले। अब यहाँ पे रिटर्न का ड्यू डेट चले गया, सेक्शन 39 वाले रिटर्न का ड्यू डेट चले गया, तो फिर उस केस में जिन लोगों ने डिफॉल्ट किया उन सबको सिस्टम जनरेटेड मेल और मैसेज जाएगा। उसके बाद फिर 5 दिन दिए, फिर भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको नोटिस जाएगा 46 के अंदर कि भाई 15 दिन के अंदर आप रिटर्न फाइल कर दो। फिर भी आपने फाइल नहीं किया रिटर्न, तो फिर क्या होगा, ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा, असेसमेंट ऑर्डर निकालेगा, पोर्टल पे अपलोड कर देगा। पोर्टल पे उसने अपलोड कर दिया, उसने क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, आपकी आउटवर्ड सप्लाई, आपकी इनवर्ड सप्लाई, ई वे बिल का डेटा, इंस्पेक्शन या कोई और इन्फॉर्मेशन से डेटा मिला है, वो सारी चीजें उसने ध्यान में रख के आपका असेसमेंट करना है। उसने बढ़िया असेसमेंट ऑर्डर निकाल दिया, 30 डेज के अंदर अंदर आपको हैप्पी रियलाइजेशन, आपने क्या किया बेटा, रिटर्न फाइल कर दिया, तो फिर क्या, असेसमेंट ऑर्डर विल बी डीम्ड टू बी विथड्रॉन। रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या, 78-79 के हिसाब से रिकवरी प्रोसीडिंग्स होगी। भाई सिंपल है, देखो लॉजिकल है, सब जो हो रहा है सब लॉजिकल चीजें हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा क्या है, ये एसओपी डिजाइन की गई है किसके लिए, जो लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है, सेक्शन 39 वाला या 45 वाला। ठीक है, तो ये हमारी एसओपी होती है, सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर्स होते हैं। एंड बेटा हियर वी कंप्लीट असेसमेंट एंड ऑडिट का रिवीजन। यहाँ पे हमारा जो असेसमेंट ऑडिट है, छोटा सा चैप्टर है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे रिवीजन था, क्वेश्चन बैंक हम नहीं डिस्कस कर रहे, ऑब्वियसली सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो भी है हमने यहाँ पे डिस्कस की। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर बेटा। थैंक यू फॉर नाउ।